हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मेक इट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग मेरे साथ में यहां जुड़े हुए हैं उस सफर पे जिस सफर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आज इस सफर का होने वाला है अंत, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है क्या, जो कि होने वाला है लिपिड्स, और कॉमन लैंग्वेज में आप इसको जानते हैं फैट्स के नाम से। ठीक है, तो अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, देखते हैं क्या होते हैं लिपिड्स और इनके टाइप्स एंड ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो क्या कि लिपिड्स जो होते हैं एक्चुअली में ग्रीक वर्ड लिपो से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ग्रीक वर्ड लिपो लिया गया है उसका मतलब क्या होता है, फैट। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी साइंस रिलेटेड बातें होती हैं या जो भी कुछ ऐसा मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसी में भी, और सिर्फ साइंस रिलेटेड बात कर रहा हूं या मैथ रिलेटेड बात कर रहा हूं, हर किसी में हमेशा क्या किया जाता है, इन ग्रीक लेटर्स को लिया जाता है सिंबलाइजेशन के लिए, या फिर बोला जाता है कुछ उनके स्पेसिफिक नाम रखने के लिए ग्रीक लेटर्स को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि इसमें ऐसा आखिर क्या है कि यहां पे ग्रीक लेटर्स को ही हमेशा क्यों लिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं। देखो ये स्टोरी तो क्या बोला जाए, ये एक तरीके से लक बोल दो, या फिर बोला जाए कि हाँ थोड़ा सा हम लोगों ने मेहनत ज्यादा करी या प्रयास ज्यादा करा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले लोगों के पास में ट्रैवलिंग के लिए इतना कोई ह्यूज वैरायटी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लोग जनरली क्या करते थे, पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया करते थे। अब यहां पर एक नई चीज आई कि अगर आप यहां पे नॉर्मली पैदल ट्रैवल करते हो तो आप ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते, और अगर ज्यादा दूरी तय करना है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो ग्रीक लोग ही थे जिन्होंने जो हॉर्सेस होते हैं या जो घोड़े होते हैं उनको पेट बनाना सीख लिया था। ठीक है, एक बार जब उन्होंने हॉर्सेस या घोड़ों को पेट बनाना सीख लिया तो ऑब्वियस बात है जो हॉर्सेस होते हैं वो तो हमसे या ह्यूमन जो भी होंगे उनसे बहुत तेज दौड़ते हैं और साथ ही साथ में लंबी डिस्टेंस को कवर भी कर सकते हैं। तो बस शुरुआत कुछ यहीं से हुई कि जितने भी ग्रीक्स थे जब उन्होंने हॉर्स को पेट बनाना सीखा तो वो वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचना स्टार्ट हो गए। जब वो वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचना स्टार्ट हो गए तो उन लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज है या अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं पूरी दुनिया में फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने इन चीजों को पूरी दुनिया में फैलाना स्टार्ट कर दिया, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्रीक माइथोलॉजीज होती हैं या जो ग्रीक हिस्ट्री है वहां पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया थिंकर्स हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जिन लोगों ने नई बहुत नई क्या अभी भी हम लोग उन चीजों को पढ़ ही रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इन्वेंशन करी। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो ग्रीक लेटर्स थे ये पूरी दुनिया में फैल गए, और आज भी हम उन्हें ही ट्रिब्यूट देने के लिए क्या करते हैं, इन ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं जब कभी भी साइंस रिलेटेड बातें हमें करनी होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ था। चलिए अब बात करते हैं आगे कि जो लिपिड्स होते हैं ग्रीक लेटर्स में इनको क्या कहा जाता है, लिपो। लिपो का मतलब क्या होता है, फैट। Are efficient energy storage forms next to the carbohydrate and play a significant role in the cellular structure and other biochemical function। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो आपके पास में यहां लिपिड्स या फिर जो फैट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एनर्जी स्टोरेज नेक्स्ट टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्ले। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में एनर्जी को स्टोर करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, आज तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बातें निकलती जा रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे बियर्स की या भालुओं की, तो भालुओं के साथ में यहां ऐसी सिचुएशन होती है कि जो ठंडे प्रदेश वाले भालू होते हैं जहां पर ठंड का एक पूरा सीजन आता है, जहां पर पूरी बर्फ जम जाती है, कुछ भी वहां पे खाने पीने को नहीं मिलता है, तो वहां पर जो भालू या जो बियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब ठंड से पहले का समय होता है, जब खाने पीने के लिए भरपूर सब कुछ मिलता है, तो वो जो बियर्स होते हैं लगातार खाते जाते हैं
खाते जाते अपना खूब सारा वेट गेन कर लेते हैं। इस वेट को गेन करने के बाद में ये क्या करते हैं मालूम है, ऊपर जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों पर चढ़ते हैं और पेड़ों से चढ़कर क्या करते हैं, अपने आप गिर जाते हैं जमीन पे। ठीक है, पेड़ों से जमीन पर कूदते हैं और ये चेक करने के लिए वो लोग कूदते हैं कि उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में जो फैट है वो स्टोर हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में उनकी बॉडी में फैट स्टोर होगा तो उनको इतनी चोटें नहीं आएंगी, ये उनका होता है तरीका। और फिर अगर उनके पास में इतना सफिशिएंट अमाउंट में फैट स्टोर हो जाता है तो वो बस फिर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी केव्स में या गुफाओं में, और वहां पहुंचने के बाद में पूरे ठंड के सीजन में उनको कुछ जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा खाना पीना, बढ़िया अपना डीप स्लीप में चले जाते हैं वो लोग। और जब फिर यहां ठंड का मौसम निकलता है तो बिल्कुल ऐसे दुबले पतले होकर वो लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, फिर से वो चालू कर देते हैं खूब सारा खाना। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। अब मैं जब ये पहली बार देखा था तो मैंने भी ये सोचा था कि काश हम इंसानों में भी ऐसा हो जाता कि जो गर्मी का या बारिश का टाइम होता उसमें हम इतना खा लेते, खा खा के फूल जाओ, और जब ठंड का सीजन आए कुछ खाने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पड़े रहो, क्योंकि ठंड में वैसे भी बिस्तर से उठना बड़ी ही प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो बस बिस्तर में पड़े रहो और उसके बाद में क्या हो जाए, जैसे ही ये ठंड का सीजन जाए तो बढ़िया हम लोग स्लिम ट्रिम होकर बाहर निकल जाए। ठीक है, मैं भी ऐसा सोचता था, बट ऑब्वियस बात है ह्यूमंस और बियर्स एक जैसे तो हो नहीं सकते, उनमें डिफरेंस होता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका काम क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल इन द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड अदर बायोकेमिकल फंक्शन। दूसरे बायोकेमिकल फंक्शन में भी यूज होते हैं, पर याद रखना एनर्जी का भी एक सोर्स है। एज सच लिपिड्स आर अ हिट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसा। हिट्रोजीनियस क्या होता है, यहां अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, किसके, अलग अलग कंपाउंड्स के। एंड देयरफॉर इट इज अ रादर डिफिकल्ट टू डिफाइन देम प्रिसाइसली। प्रिसाइसली मतलब उसको बहुत ज्यादा अगर मैं स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहूं तो इट इज नॉट पॉसिबल, और उसका रीजन दे ही दिया है। उसका रीजन यहां पर क्या दिया गया है कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर पाई जाती है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम बढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन के ऊपर, कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी क्या। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, अब देखो अगला, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, लिपिड्स मे बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन आपको ये दे दी गई। और अगर आप बात करते हो कि सर कॉमन रूप से या प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल क्या होगा, तो बड़ा ही आसान है। घी सबने सुन के रखा है, फैट का ही एक रूप है। घी निकालो, पानी में मिक्स करने की कोशिश करो, मिक्स नहीं होगा, है ना। फिर क्या बोलता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो मिक्स हो जाता है, जैसे हुआ अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अब देखो इसका भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। घर में क्या रहेगा आपके पास, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है, उस कुकिंग ऑयल में क्या कर दो, थोड़ा सा घी मिला के देख लो, तो क्या होगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। या फिर अगर देखो आप कभी भी ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, खास करके ये मिडिल क्लास फैमिली वालों की कहानी होती है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं कि जो भी चीज बनेगी वो बनेगी तो तेल में, बट ऊपर से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, घी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, बढ़िया उसमें से खुशबू आने लग जाए और लगे कि यार ये घी में बना हुआ है। ठीक है, ये पता होगा आप लोग को, हर मिडिल क्लास घर की कहानी होती है। तो बेसिकली यहां पर भी हम लोग इसमें साइंस ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है तेल और घी क्या हो जाते हैं, बहुत इजीली आपस में मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज दोनों ही क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर बोलता है एक्चुअली अब पोटेंशियली related to fatty acid and utilized by the living cell। अब यहां पर जो आपके पास में लिपिड्स होते हैं तो उन्हीं की कहानी बोल के रखी क्या, कि पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल। ये जो आपके पास में लिपिड्स है उनको क्या बोला गया है, फैटी एसिड्स बोल के रखा गया है, जो कि क्या करते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं हमारे लिविंग सेल्स के द्वारा। लिविंग सेल्स के द्वारा मतलब क्या, जो हमें जिंदा रखने में हेल्पफुल होते हैं, जो
हमारी एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, यहां वीडियो देख रहे हो, तो ये सारी सिचुएशन होती है। फटाफट से अब इसकी डेफिनेशन का भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया लिपिड्स। अब देखो अगली बात आती है हमारे पास ऑकरेंस की। ये मिलता कहां से? अगर मैं ऑकरेंस की बात करूं तो फैट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। कहां? टिश्यूज में, फ्रॉम विच दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फैट सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर की मदद से इसे क्या किया जा सकता है? एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। फिर अगर बात करते हैं जैसे पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करते हो, तो पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ लीव्स, यहां पर यह फैट पाया जाता है। देखो नट्स और सीड्स सभी को मालूम ही होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बादाम हो गए, मूंगफली हो गए, तो इनमें क्या होता है? बादाम का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है। तो बेसिकली ये क्या है? इन नट्स और सीड्स में पाए जाने वाले क्या हो जाएंगे? तेल हो जाएंगे, या जिनको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एनिमल्स की बात करते हो तो एनिमल्स के रिगार्डिंग क्या होता है? यह नाम बहुत बार सुन के रखा हुआ है आपने, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? हमारे नर्व सिस्टम में ये इस रूप में क्या होता है? पाया जाता है। देखो बाकी नाम सुने हो ना सुने हो, कोलेस्ट्रॉल तो सबने सुन के रखा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और उसके रिगार्डिंग क्या सुन के रखा होगा? ज्यादा बाहर का तला गला नहीं खाना, बाहर का तला गला खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये वाली कहानी होती है। ठीक है, अगला क्या बोलता है? फैट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन सब्सटेंटेनियस और टिश्यूज, फिर मेसेंटेरिक टिश्यूज एंड फैटी टिश्यूज अराउंड द किडनी एंड येलो बोन मैरो। ठीक है, यहां वाली सिचुएशन देके रखी हुई है। मतलब अगर आप इस फैट की बात करते हो हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या होता है? ये टिश्यूज में जमा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ऑकरेंस का। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोल के रखा है फूड सोर्सेस रिच इन फैट। ठीक है, कौन कौन से फूड सोर्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा रिच होंगे फैट्स में? मिल्क, ऑब्वियस बात है, हमें मालूम ही है। एग, मीट, लिवर एंड फिश ऑयल्स। प्लांट में क्या आ जाएगा? नट, सीड्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ये कहानी होती है। अब देखो इससे रिलेटेड भी एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। तुम लोगों ने अधिकतर एक चीज सुनी होगी, अपने जो दादा परदादा लोग रहते हैं, जो मैक्सिमम गांवों में रहते हैं, तो दादा परदादा क्या बोला करते थे? याद है? वो बोलते थे अरे तुम लोग तो क्या खाते हो, कुछ भी खाते नहीं हो। हम लोग हमारे टाइम पर लोटा भर भर के घी पी लिया करते थे। या फिर वो क्या बोलते थे कि हम लोग तो क्या करते थे, जब सुबह निकलते थे रनिंग करने, तो रनिंग करने के बाद में हम क्या करते थे? 1-1 किलो जलेबियां खा लिया करते थे। ठीक है, वो ऐसा बोलते थे। तो देखो उनका बोलना कुछ गलत नहीं है। उस टाइम पर क्या था, आज के जैसा नहीं है कि आप लोगों ने फटाफट से कैब बुक कर ली, या फिर आप हर किसी के पास बाइक हो। उनके पास में साइकिल हुआ करती थी ट्रैवल के लिए, या फिर वो पैदल चला करते थे, रनिंग क्या करते थे। और रोड भी इतने अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े उबड़ खाबड़ से रोड थे, पहाड़ों पे चढ़ना, ऊपर नीचे, सारी कहानी हुआ करती थी। तो इसीलिए क्या होता था कि जब उनको एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो क्या करते थे? इन फैट्स को लेते थे और इन फैट्स को क्या कर दिया करते थे? कंज्यूम कर लिया करते थे। पर अभी हमारी बात की जाए तो चीजें इतनी इजी हो गई है हम लोगों के लिए कि अगर हम इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स को लेते हैं, तो ये एनर्जी वाकई स्टोर होते जाती है फैट्स के रूप में, और वहां पर उसका कोई इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होगा? बस स्टोर होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे और फूलने लग जाते हैं। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। ठीक है, शुरुआत में जब मेरे भी नाना जी बोलते थे, अभी तो खैर उनकी डेथ हो गई है, तो मेरे नाना जी मुझे बताते थे कि हम लोग हमारे टाइम पे, वो एक्चुअली आर्मी में थे, तो हमारे नाना जी क्या बोलते हमको कि हमारे टाइम पे तो ना हम लोग लोटा भर भर के घी पी लिया करते थे।
वो ऐसा हमको बोलते थे। तो हम बोलते थे अगर आप लोटा भर के घी पी लेते हो तो आप पचाते कैसे थे, उसको डाइजेस्ट कैसे करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम लोग ये घी पीने वाली सिचुएशन होती थी तो वो लोग एक्चुअली में पहुंचते कहां पे, सियाचिन पे। तो बोले सियाचिन में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, सारे पहाड़ हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि वहां उन पहाड़ों पे पूरी गश्त लगानी पड़ती थी। और उस टाइम पर तो बोले हमारे पास में व्हीकल के नाम पर साइकिल हुआ करती थी, या फिर आपको क्या करना पड़ता था, पूरा पैदल ही वहां पे पूरा गश्त लगाना पड़ता था। तो वो बताते थे उस टाइम पर हम लोग लोटा भर भर के घी पीते थे, जिससे कि हमें पूरी बढ़िया एनर्जी मिलती थी और वहां पे वो बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते थे। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर कहां कहां पर फैट्स पाए जाते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ठीक है, अब देखो अगला अगर बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स की, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स में क्या बोल के रखा है कि भाई ये काम क्या करते हैं। तो लिपिड्स आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ फूड स्टफ द एक्ट एज एन मेजर एनर्जी फ्यूल टू द बॉडी एंड गिव मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ज्यादा हीट और ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कहानी होती है। अब देखो ये वाली जो चीज होती है ना, ये आप लोगों ने कॉमनली देखा भी होगा। कैसा देखा होगा, जरा इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी भी आप लोग जो इंडियन रेसलर्स होते हैं या जो पहलवान होते हैं, उनकी डाइट्स के बारे में सुनना। उनकी डाइट क्या होती है कि हम लोग काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, ये सारी बातें वो बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है अगर आप रेसलिंग करते हैं तो रेसलिंग करते टाइम पर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जिससे उन्हें लगातार क्या हो जाए, एनर्जी मिलती चली जाए। ठीक है, ये कहानी होती है। तो ये ऐसा कुछ रहता है। अगर आप बात करते हो फॉरेन की, तो फॉरेन वाले भी कुछ ऐसा ही करते हैं, बस वहां पे सोर्स चेंज हो जाता है, वहां मिल्क हो जाएगा या फिर बोला जाएगा पनीर, या जो वो लोग टोफू बोलते हैं, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है मीट प्रोडक्ट्स वो लोग भी यूज करते हैं, बट वो जो मीट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हाई इन प्रोटीन्स होते हैं। और इतना ज्यादा हाई प्रोटीन खाने की वजह से उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी आराम से देखना, पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन फूड में, अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में जो प्रोटीन फूड वो लोग खाते हैं ना, तो उसमें वहां पर एक टर्म फेमस होती है जिसको बोला जाता है मीट स्वेट। ठीक है, कभी सर्च करना इस बारे में, मीट स्वेट, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग फैट्स के ऊपर या लिपिड्स। सर्टेन नॉर्मल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड इन द बॉडी सच एज एसिटिक एसिड एंड बाइल एसिड फॉर्म इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, यहां पर क्या बोल के रखा हुआ है कि जब इन फैटी एसिड्स को या लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हो, तो इनको ब्रेक डाउन करने पर क्या मिलता है, आपको एक तो एसिडिक एसिड मिलता है, साथ ही साथ में क्या मिलता है, बाइल एसिड। बाइल एसिड मतलब क्या, ये यहां पर जो हमारे गट्स में प्रेजेंट है, फॉर्म इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। और ये क्या करते हैं, कुछ बढ़िया ही बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि ये क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। साथ ही साथ में ये सेक्स हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स को भी बनाते हैं। ये स्टेरॉइड टर्म अभी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुन के रखा होगा कि स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कि वहीं पर सिर्फ स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, और यहां पर कंप्लीट बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगला इसमें क्या होगा, तो अनदर फंक्शन ऑफ द डाइटरी लिपिड्स इज टू सप्लाई एसेंशियल डाइटरी कंस्टिट्यूएंट नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड, EFA। अब आप अगर कभी भी बात करते हो, ठीक है, अभी तो ये सारी चीजें पता नहीं किस तरह से भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि यहां पे लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप टॉप लेवल पर जाते हो, ठीक है, टॉप लेवल पर जाना मतलब इन द सेंस फिटनेस की इंडस्ट्री में जा रहे हो, जैसे एक्टर एक्ट्रेस लोग होते हैं, तो इन लोगों से अगर पूछा जाता है ना कि आप लोगों ने इतना अच्छा फिजिक कैसे मेंटेन करा, तो ये दुनिया जहान की बात करते हैं कि प्रोटीन खाना,
प्रोटीन अच्छा होना चाहिए डाइट में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि ये रटी रटाई बातें होती हैं। पर इनके जो रियल ट्रेनर्स होते हैं वो एक ही बात को सबसे ज्यादा यहां पर प्रेफरेंस देते हैं। वो प्रेफरेंस ये लोग ये देते हैं कि आपको खाने में सबसे पहले जिस चीज को मैनेज करना होता है वो होता है फैट्स। फैट्स को बिल्कुल खत्म नहीं करा जाता है, फैट्स को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में लिया जाता है, और वो फैट्स जो लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स। उनके बिना तो ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आपकी हार्मोनल ग्रोथ नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है इतनी ज्यादा जो मसल बिल्डिंग होती है उसको भी पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता है। बट बात वही होती है कि पूरी दुनिया में चलता प्रोटीन पाउडर है, इस वजह से क्या होता है कि लोग सारे प्रोटीन के पीछे भागते हैं, और इन जो फैट्स को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए या फैट्स के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसी सिचुएशन होती है। दे रिजेंबल, अब देखो ये जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है क्या बना रहे हैं, देख रहे हो आप, दे रिजेंबल्स vitamins and they cannot synthesize by the body and therefore should be supplied in the diet in small amount में जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या रिजेंबल करते हैं विटामिन्स को। और इसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी विटामिन्स नहीं बना सकती है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको आउटसोर्स करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो अगला, अगर आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास में क्या क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंपल लिपिड्स, फिर होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, और फिर क्या होते हैं कंपाउंड लिपिड्स, और जो हमारे पास में फोर्थ होता है सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ लिपिड्स। ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन। अब इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसे भी कर देते हैं इरेज। अब देखो एक फटाफट से हम लोग क्विक टेबल यहां पर चेक करते हैं। अगर इस टेबल की बात करता हूं तो देखो क्या क्या चीज है। अगर आप लिपिड्स की बात करते हो तो लिपिड्स को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले क्या होता है आपके पास में सिंपल लिपिड्स, सेकंड होता है कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा क्या होगा, डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। यह सिचुएशन होती है। अब देखो लिपिड के रिगार्डिंग मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसको किसी एक तरह से बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो फॉर दैट रीजन यहां अगर आप देखते हो तो क्या क्या चल रहा है, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स की भी बात करते हैं तो ये 2 तरीके से बटा हुआ है, फैट्स एंड ऑयल्स, और सेकंड क्या होता है हमारे पास में जो वैक्स, मोम होता है, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स की बात करते हैं तो देखो कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसा एक है आपके पास फॉस्फोलिपिड, फिर क्या है ग्लाइकोलिपिड, फिर है सल्फोलिपिड, फिर क्या है लिपोप्रोटीन्स, ये बता के रखा गया है। लास्ट में अगर डिराइव्ड लिपिड्स की बात करते हैं तो जैसे स्टेरॉइड्स हो गया या टर्पीन्स हो गया या फिर जो फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे पास में, डिराइव्ड लिपिड्स। क्लियर हो गया। फटाफट से अब जरा इस टेबल को यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहां पर हम लोगों ने लिपिड्स की बात कर ली, उनके क्लासिफिकेशन देख लिए। अब यहां बात आती है हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स की। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया है, ये तो बात हम लोगों ने पहले बोल दी थी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर जो लिपिड्स हैं वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल हैं, बट रेडिली सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था कि तेल में क्या मिला दो, घी मिला दो, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास में रहती है। फिर उसके बाद में अगला क्या बोल के रखा था, दे आर ग्रीसी टू टच एंड लीव एन ऑयली इंप्रेशन ऑन पेपर। वो क्या होते हैं, ग्रीसी टाइप के होते हैं। ग्रीसी मतलब कैसे, चिपचिपे टाइप के होते हैं, और क्या करते हैं अपना ऑयली इंप्रेशन जो होता है पेपर के ऊपर डाल देते हैं। फिर आगे बात करते हैं प्योर ग्लिसराइड्स, प्योर ग्लिसराइड्स आर टेस्टलेस। ये क्या होते हैं, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होते हैं। फिर बोला जाएगा हमारे पास में फैट्स यूज्ड इन फूड हैव स्पेसिफिक फ्लेवर एंड कलर।
The flavor is attributed to the presence of a certain foreign substance absorbed by the fat from its natural environment during the processing of the fat. ठीक है, जो ये फैट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट पाया जाएगा या बोला जाए फ्लेवर और कलर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ फॉरेन सब्सटेंस ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट से। एग्जांपल के तौर पे क्या देखे रखा गया है, फ्लेवर ऑफ बटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा। ठीक है, बटर सबने खाया है, बड़ा ही डिफरेंट टाइप का वहां पे उसका टेस्ट हमें लगता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे ही इन्होंने क्या बोल के रखा है कि ये जो बटर का आपको डिफरेंट सा टेस्ट आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि यहां पर एक फॉरेन सब्सटेंस ऐड हुआ है, वो क्या है आपके पास में, बैक्टीरियल फ्लोरा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे, विच इज केयरफुली कंट्रोल टू इंपार्ट स्पेशल फ्लेवर टू बटर। ठीक है, यह कहानी बता के रखी गई है। मतलब आपको देखो दोनों ही चीजें यहां क्लियर कर दी। पहली लाइन में बोल के रखा था कि जो आपके पास में फैट्स होते हैं जनरली वो क्या है, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस हैं, पर यहां पे ये बोल के रखा गया है कि अगर आपको फैट्स के अंदर टेस्ट या फ्लेवर यहां पर लगता है तो वो इस वजह से क्योंकि यहां पर क्या है, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से सब्सटेंस ऐड हुए हैं जिस वजह से यहां आपको उनका टेस्ट पता चलता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्लियर हुआ? चलो बढ़ा जाए आगे। अगला देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स में और क्या देके रखा है, द क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट डिटरमाइंस इट हार्डनेस। ठीक है, अब देखो यहां सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट दोनों ही आ चुके हैं। सैचुरेटेड की कहानी अगर बोली जाए तो जस्ट सिंपल से सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड क्या हो जाएंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता है। फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट डिटरमाइंस इट्स हार्डनेस, इसकी हार्डनेस को बताता है। जैसे बोला गया है, फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विल बी सॉलिड इन नेचर। जो आपके पास में सॉलिड होंगे फैट्स वो क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और बोला जाता है क्या, जो फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ऑयल विल बी लिक्विड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। तो बड़ा ही आसान है इन्हें पहचानना। जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा यहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फैट्स पजेसेस डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उनमें क्या होता है, एक डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैट इज यूजुअली हायर देन दैट द टेम्परेचर एट विच सॉलिडिफाइज। ऑब्वियस बात है कि यहां पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिस पे वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाइड होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नेचुरल फैट्स आर नॉट शार्प बिकॉज दे आर मिक्सचर ऑफ सेवरल फैट्स। अब देखो यहां पर एक बोल के रखा है नॉट शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है कि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो। सपोज यहां ऐसी बात की जा रही है कि कोई सब्सटेंस 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है और 200 या 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, तुरंत बॉइल भी हो गया। तो ऐसी कहानी क्या कहलाती है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिल रहे हैं तो कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिडिफाइड होता है, सॉलिड होता है, वो तुरंत क्या होगा, लिक्विड बनेगा और बिना टाइम गवाए तुरंत गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, पर फैट्स के साथ ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा ठंडियों में जब घी जम जाता है तो जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो लिक्विफाइड होता है। ठीक है, और लगातार उसको गर्म करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, तब जाके वो वहां पे आगे मेल्ट तो हो गया है, गैस फॉर्म वहां बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी होती है।
गैस फॉर्म भी ऐसा नहीं होता कि पूरा घी जो गैस बनकर उड़ जाता है, एक्चुअली उसमें से जो बाहर जाता है वो क्या होता है, वाटर, और जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो वहीं जम जाते हैं और वो एरिया क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा वो एरिया में कालिक बन जाती है। ठीक है, जो बेसिकली आपका सिंबलाइजेशन होता है कि ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की प्रेजेंस है। वाटर अगर यहां से चले गया तो कार्बन कार्बन बचा रह जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उतना एरिया ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये कहानी बता के रखिए। एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी फैट इज 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहानी हमारे पास में देके रखी हुई है। ठीक है, देख रहे हो कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो इस बार ज्यादा है, जबकि जो उसका सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है वो क्या है, कम। 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिडिफाई हो रहा है, पर मेल्ट होने में क्या हो रहा है, उसे ज्यादा समय लग रहा है या ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अगला, फैट्स हैव लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर एंड देयरफॉर फ्लोट इन वाटर। देखो ये तो सबसे कॉमन फिनोमिनन होता है कि जो फैट्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो फैट्स की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, जिस वजह से ये पानी से हल्के होते हैं। पानी से हल्के होते हैं और साथ ही साथ में क्या होता है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों का बिहेवियर, दोनों का नेचर अलग अलग है, जिस वजह से वो मिक्सअप हो ही नहीं रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करके रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड फैट इज लेस देन लिक्विड फैट, ये भी बोल के रखा हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग भी कहानी बहुत आसान होती है। देखो ये तो डाटा वगैरह है, आपको रियल एग्जांपल में प्रोवाइड कर देता हूं। सपोज अगर आपने घी को गर्म कर लिया, ठीक है, घी आ गया लिक्विड स्टेट में। एक भगोनी में जब आपने घी गर्म कर लिया वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब वहीं पर आपने दूसरे डब्बे में से, फ्रिज में से निकाला घी, और उस घी को निकालकर अगर आपने उस लिक्विड वाले घी के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा, वो जो सॉलिड ब्लॉक होगा ना घी का, वो क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर बताई गई है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कर देते हैं इसे भी इरेज, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। अब देखो अगला हमारे पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हाइड्रोलिसिस के बारे में बताया गया है। अब देखो यहां हाइड्रोलिसिस में आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो क्या हो जाएगा, सोप का। ठीक है, अब देखो पहले हम सोप बना तो लें। सोप कैसे बनेगा, जो हमारे पास में एक लंबी कार्बन चेन है, किसके, ट्रायोलीन की। अब जरा एक चीज समझना, फैट्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जब कभी भी फैट्स की बात आती है तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत लंबी सी हाइड्रोकार्बन की ऐसी क्या होती है, चेन लगी हुई रहती है, जिसके एंड पे क्या होगा, ऐसा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यहां जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सा, COONA, ये ऐसा बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां ऐसी ही कुछ सिचुएशन बना के रखी गई है। अब देखो इसी सिचुएशन के रिगार्डिंग यहां हो क्या रहा है, पहले सोप बनाते हैं। आपको यहां दिखाई दे रहा है ट्रायोलीन, जिसके अंदर ये देखो दिखाई दे रहा है कितनी लंबी लंबी कार्बन चेन है, 17 कार्बन की चेन है। जब कभी भी इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कंबाइन करवाया तो आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है आपको ग्लिसरॉल, साथ ही साथ में यहां 3 यूनिट मिल जाती है सोडियम ओलिएट की। सोडियम ओलिएट को अगर मैं बनाऊं तो यहां सिचुएशन देखो कुछ ऐसी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इस 17 वाले जो कार्बन के बाद में अगला आपके पास कार्बन होगा, यहां पर क्या होता है, ये इस तरह से ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो 17 कार्बन की एक लंबी चेन है, उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, COONA, जो कि क्या कहलाता है, सोप, और इसको क्या नाम देके रखा हुआ है, सोडियम ओलिएट नाम दिया गया है। अब देखो यहां सिचुएशन क्या होती है, जैसे ही आपको यहां पर ये सोडियम ओलिएट मिल गया, अब इस पूरे कंपाउंड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, RCO
ONA, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जगह आपने क्या लिख दिया R। हो सकता है ये 17 कार्बन से भी बड़ी चेन हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। तो पहले तो क्या बनाया आपने, सोप बनाया, ठीक है। फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो जैसे ही इसका आपने सोप बना लिया, अब इस सोप का क्या करवाया है आपने, हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो देखो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हो जाएगा, यहां से बेस आपका अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहां पर क्या अलग हो जाएगा, एसिटिक एसिड। याद करो शुरुआत में हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ के रखा हुआ था कि जो फैट्स होते हैं वो एक एसिटिक एसिड और साथ में डिफरेंट और कंपाउंड्स के रूप में क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो ये वही वाली रिएक्शन आपके पास में लिखी गई है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक, लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑटो ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग क्या बोला जाता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब देखो यहां पे अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, कॉर्नर पे वही रहेगा COOH COON, ये कंसिडर्ड रखना। अब ये क्या बोलता है कि जैसे ही आपके पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, जब उनकी रिएक्शन करवाएगी ओजोन के साथ में एंड ऑक्सीजन टू अंडरगो अ रिएक्शन कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन, विच इज द प्रेजेंस ऑफ अ अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, लाइट वार्मथ एंड कैटालिटिक सब्सटेंस, तो क्या मिलते हैं, ओजोनाइड्स आपको यहां पे मिलते हैं। अब बात होती है कि सर ये ओजोनाइड होते क्या हैं, इनकी कहानी क्या होती है, जरा समझ लेना, बहुत आसान है ये सॉरी ये आपको और केमिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। अब इन्होंने बोला क्या, आपको मिलते हैं यहां पर ओजोनाइड, पेरोक्साइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। अब देखो ओजोनाइड में होता क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इस अनसैचुरेटेड की रिएक्शन में ओजोन O3 के साथ कराता हूं, तो पता है ये घर जैसा बना लेते हैं। कैसा घर बनाते हैं, जरा मैं आपको शो करता हूं। यहां पे ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और जहां पे आपके पास में डबल बॉन्ड था, तो उस डबल बॉन्ड को कर दिया जाता है ब्रेक। तो उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके O3 में से एक ऑक्सीजन आ जाता है यहां पे। फिर उसके बाद में जो यहां वाला बॉन्ड था उसको भी करा जाता है ब्रेक, यहां पर भी एक ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको क्या कहा जाता है, ओजोनाइड्स कहा जाता है, ठीक है, ये कहानी होती है। अब यहां कहानी आगे बड़ी सिंपल होती है। जैसे ही आपके पास में ओजोनाइड्स बनेंगे, तो अब आपको करना क्या रहता है कि इस ओजोनाइड का करवा दो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्या करवा दो यहां पे, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही आप इसका करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पर दो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो कैसे फॉर्म होते हैं, देखो एक हिस्सा यहां से टूट जाता है, एक हिस्सा यहां से टूट जाता है, और दो नए कंपाउंड आपके पास में फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास सिचुएशन आती है। अब ये जो ओजोनाइड है ना, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां जो ओजोनाइड्स हैं ये क्या हैं, ये आपके पास इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन करके फर्दर मोर प्रोडक्ट देते हैं। आपको बता दिए यहां से ब्रेक होकर ये क्या कर देंगे, अब प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, ये अल्डिहाइड बना देंगे, कीटोन्स बना देंगे, पेरोक्साइड बना देंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। अब इसका भी जरा फटाफट स्क्रीनशॉट लो तो जरा, ठीक, स्क्रीनशॉट लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे आपने ऑटो ऑक्सीडेशन पढ़ लिया केमिकल प्रॉपर्टीज में, अब हमारे पास में पढ़ने वाला अगला टॉपिक आता है फैटी एसिड्स, ठीक है। हम लोग एक एक करके एसिड्स के ऊपर आ रहे हैं जो कि यहां लिपिड से रिलेट कर रहा है। फैटी एसिड्स की अगर आप बात करते हो तो फैटी एसिड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फैट। फैटी एसिड क्या है आपके पास में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, फैट का। इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब क्या, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होता है विथ अ हाइड्रोकार्बन चेन। द लेंथ ऑफ द चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 34। अभी बोला था वो लंबी सी चेन बनाना, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो
2 कार्बन से लेकर 34 कार्बन तक की लंबी चेन यहां पर बनेगी और किसी एक एंड पॉइंट पर क्या रहने वाला है, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स बाय एसिड alkalis or enzymes. Almost all the fatty acid found in nature have straight chain and even number of carbon atoms. The chain may be saturated or unsaturated. ये जो आपने चेन बना के रखी हुई है ना, ये चेन क्या हो सकती है, सैचुरेट भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। साथ ही साथ में ये कौन सी चेन होती है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है, एन हेप्टेन या फिर एन हेक्सेन। तो ये क्या होता है, जब कभी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है लीनियर वाला, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं और आगे। अब देखो यहां फैटी एसिड्स की बात की गई है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड जो बहुत काम के हैं, इसमें से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। 3 टाइप के फैटी एसिड्स हैं हमारे पास में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड साइक्लिक फैटी एसिड्स। अब देखो इनको एक एक करके हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। ठीक, अगर सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास में एक इवन एंड ऑड कार्बन फैटी एसिड्स की बात की गई है। जरा समझना है इसको क्या बोल के रखा गया है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा है कि फैटी एसिड्स क्या होती हैं, लंबी लंबी कार्बन की चेन होती है। तो उस चेन के रिगार्डिंग बोल के रखा गया है, द मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड दैट ऑकर इन नेचुरल लिपिड्स, वो क्या होते हैं, आर इवन कार्बन्स। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाए, जिसके रिगार्डिंग क्या बोला जाता है कि जो मोस्ट ऑफ दी आपके पास में लिपिड्स होते हैं, वो या फैटी एसिड जिनको बोला गया है, वो क्या होते हैं, इवन नंबर के होते हैं। जैसे लिखा है 14 कार्बन से 20 कार्बन। अमंग द ऑड चेन फैटी एसिड्स बता के रखा हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड एंड द वैलेरिक एसिड आर वेल नोन। ये 2 चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। जनरली क्या होता है कि जो आपके पास फैटी एसिड होता है, वो क्या होता है, इवन कार्बन को कंटेन करता है। बस यहां पर 2 के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, एक प्रोपियोनिक एसिड और एक वैलेरिक एसिड, जिसमें प्रोपियोनिक 3 कार्बन और वैलेरिक 5 कार्बन को कंटेन कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये ऑड कार्बन को कंटेन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग अब। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारे पास में यहां सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन यहां पर जनरेट होता है कि क्या डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, या फिर दोनों किस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए क्या बोलता है, वो डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करता है। वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड सॉरी, एक या उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को ये कंटेन करते हैं। वेरी सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर इक्वली प्रेजेंट इन द नेचुरल लिपिड्स। दोनों नेचुरली लिपिड्स के अंदर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इफ फैटी एसिड कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज मोनोसैचुरेटेड, एंड इफ दे कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये बता के रखा है। अब देखो यहां पे आप लोगों को एक चीज बताता हूं मैं, जैसे ये वर्ड आया ना कि यहां पर ये बोल के रखा एसिड कंटेन 1 डबल बॉन्ड, तो उसको मोनोसैचुरेटेड बोला, मोनो अनसैचुरेटेड बोला गया है। और एक से ज्यादा अनसैचुरेटेड होते हैं तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोल के रखा गया। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक ये लॉकडाउन जो लगा था ना फर्स्ट वाला, उसके पहले या शायद उसी बीच में कुछ ऐड आते थे, ठीक है, हेल्थ ड्रिंक के। उन हेल्थ ड्रिंक के ऐड में इस चीज को बहुत प्रमोट किया जाता था कि हमारा ये हेल्थ ड्रिंक पी लो तो इसके अंदर आपको मिलेगा मूफा एंड पूफा।
ठीक है, अब वो बताते नहीं थे फुल फॉर्म, वो क्या बोलते थे, बोलते इस हेल्थ ड्रिंक को बच्चों को पिलाओ तो उसके अंदर क्या मिलेगा, मूफा और पूफा मिलेगा। तो अब अगर देखना आप बाद में सर्च करना, तो ये जो मूफा और पूफा है ना, वो यही है कि मूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जबकि पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोल बोल के भयंकर ब्रांडिंग करी थी अपने प्रोडक्ट की कि बच्चों को ये मूफा और पूफा खिलाना बहुत जरूरी है। और जो लेक्चर की शुरुआत में मैंने आप लोगों से ये बोला था कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जो दुनिया के सामने ये बोलते हैं कि हम कार्ब्स नहीं खाते हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, वो बिल्कुल भयंकर वाला झूठ आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं, अपने फैट को मेंटेन कर लेते हैं, उनकी जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी जो हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करती है। और हम लोग क्या है, हम लोग पागलों की तरह भागते रहते हैं कि खूब सारा प्रोटीन फूड खा लो, तो खूब सारा प्रोटीन फूड खा लोगे तो बढ़िया मसल्स बन जाएगी, बढ़िया बॉडी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। बॉडी बनाने के लिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या होता है कि अपने फैट्स के मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना। चलिए फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अगर आप यहां पर स्पेसिफिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हो तो यहां पर बोल के रखा गया है, दीज आर द फैटी एसिड विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स। सुनी लिया था हमने, दे डू नॉट एग्जिबिट एडिशन रिएक्शन एंड देयर आयोडाइन वैल्यूज आर नील। इनकी जो आयोडीन वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, बिल्कुल जीरो होती हैं। जनरली द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेक्स द फैट सॉलिड। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जब पहचानने की बात आती है तो जो सैचुरेटेड होते हैं, नाम ही सैचुरेटेड है उसका, सैचुरेटेड मतलब क्या, जो भी उसको चाहिए था वो उसे मिल गया है, वो सैचुरेट हो गया, वो सॉलिड बनकर बैठ गया। और साथ ही साथ दे आर बिल्ट अप ऑन एसिटिक एसिड विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। जनरल फॉर्मूला फॉर द सैचुरेटेड एसिड इज CnH2nCOOH। ठीक है, मतलब यहां पर अगर सपोज आपने n इज इक्वल टू 4 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, C4, फिर आ जाएगा H2n होता है बेसिकली, यहां पर n इसको ऐसा लिखना, C4H2 इंटू 4 इंटू COOH, तो क्या मिल जाएगा आपको, C4H8COOH। यहां पर यह सिचुएशन हो जाएगी। चेन रिप्रेजेंटेशन देखें, 1 2 3 4, और लास्ट वाली पोजीशन पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यहां पे लिखा गया है। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। अब चलो फटाफट इसको यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला बोलता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या बोल के रखा गया है कि ये जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, और इनकी जो आयोडीन वैल्यू होती है वेरी अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जो इसमें अनसैचुरेटेड बता के रखा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिनकी हम बात करते हैं, तो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ के रखा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो यहां उसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात की गई है। साथ ही साथ यहां पर बोल के रखा है दे आर जनरली लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। द जनरल फॉर्मूला, अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस बात है ये कहीं ना कहीं किसको फॉलो कर रहे होंगे, डबल बॉन्ड वाले फॉर्मेशन को। तो जनरल फॉर्मूला क्या बोल के रखा है, CnH2n-1 एंड COOH। अब यहां पर अगर मैं n इज इक्वल टू रख देता हूं सपोज में 3, थोड़ा बड़ा रख देते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो सपोज अगर मैंने यहां पर n इज इक्वल टू रख दिया है 6, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 रखने पर यह बनेगा C6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 हो जाएगा, ये 11, और यहां क्या बन जाएगा, COOH। यहां ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी। 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 7th नंबर पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। बीच में एक किसी भी पोर्शन पे आप क्या कर दो, यहां पे डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि अभी हमें यहां स्पेसिफाई नहीं करा है कि एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन जो होगी वो हमारे पास में क्या बनाकर देने वाली है, वो हमारे पास बनाकर देने वाली है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब आगे अगर बात करता हूं मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की या बोला जाए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या आता है? सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्युबिलिटी में यहां पर क्या बता के रखा है? द लोअर फैटी एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड जो ब्यूटायरिक एसिड होते हैं, ठीक है, एसिटिक और जो ब्यूटायरिक एसिड होते हैं, आर सॉल्यूबल इन वाटर। हायर फैटी एसिड्स फ्रॉम कैप्रोइक एसिड ऑनवर्ड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो यहां कहानी बड़ी इजी सी है कि जो आपके पास में ये जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, ऐसे छोटे छोटे कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, तो ऑब्वियस बात है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम होते हैं। कार्बन कार्बन में आपने पढ़ के रखा है कि इनके बीच में कैटनेशन पावर होती है। तो अगर आपके पास में छोटे कार्बन के ग्रुप होते हैं तो इनको ब्रेक डाउन करना आसान होता है। इसी वजह से यहां पर बोल के रखा है ये जो छोटे वाले एसिटिक और ब्यूटायरिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। पर अगर बड़े ग्रुप आपके पास में आ गए जैसे कैप्रोइक एसिड वाले, तो वो क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो फैटी एसिड्स डिफर इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट लोवर्ड इफ अलग अलग होता है, पर यहां बस ये बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा। तो सिचुएशन नंबर 1, अगर फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड एंड फैटी एसिड्स हैव शॉर्टर चेन लेंथ, अगर ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना। सॉलिड में तो क्या होंगे? ये पास पास होते हैं। लिक्विड होना या मेल्ट होना मतलब क्या? मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना। तो अगर आप बात करते हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, तो कहानी बड़ी ही आसान है। जैसे आपने देख के रखा था कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि आपके पास में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियस बात है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो जो चेन वाला मैटर होता है कि अगर चेन छोटी होगी तो उसको ब्रेक डाउन करना आसान होगा, क्योंकि वहां कार्बन कार्बन की जो कैटनेशन पावर होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। वहीं अगर चेन आपके पास में लंबी हो जाती है तो कैटनेशन पावर हो जाएगी हाई, और अगर कैटनेशन पावर वहां पे हाई हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर बोल के रखा है कि शॉर्टर चेन लेंथ वाले फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि जो आपके पास में लॉन्गर चेन होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है स्प्रेडिंग। द फिनोमिनन ऑफ स्प्रेडिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैटी एसिड कंटेन इन द फैट एंड रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फैट और ऑयल व्हेन प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो क्या होता है कि जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि जो ऑयल्स की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, तो यहां क्या बोल के रखा है? स्प्रेडिंग का मतलब आपने पानी का एक ग्लास लिया, उस पानी के ग्लास में अगर आपने ऊपर ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी, ऑयल की एक बूंद डाल दी, तो वो क्या होता है? ऑयल की ड्रॉप जो होती है वो अपने आप को स्प्रेड करना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये वाली कहानी को यहां बता के रखा गया है कि जब कभी भी ऑयल को वाटर के ऊपर डाला जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली स्प्रेडिंग होना चालू हो जाती है और पानी चारों ओर फैलना चालू कर देता है। यह बड़ी एक खतरनाक चीज भी होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कई सालों पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर बात भी की गई थी, जिसमें यह बोला गया था कि कई बार ऐसा होता है जो सीज होते हैं, समुद्र होते हैं, तो उन पर चलने वाले जो शिप होते हैं, ठीक है, एक शायद मुझे घटना वो याद नहीं इंसिडेंट, बट उसमें ये बताया था कि जो ये ऑयल वाले जो शिप थे ना, तो ऑयल वाले शिप के साथ में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि वहां पर वो जो ऑयल का शिप था वो शायद कुछ डूब गया था या कुछ खराबी आ गई थी, उसमें वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसमें रखा हुआ जो क्रूड ऑयल था ना, पूरा का पूरा जो सी था उसके ऊपर फैल गया था। उसके ऊपर फैलने की वजह से क्या हुआ था? वहां पर जितने भी सी एनिमल्स थे वो सारे के सारे वहां पे मर गए थे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थी वो
वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पा रही थी। अब ये वहां पर जो फिनोमिनन हुआ था स्प्रेडिंग का, वो यही फिनोमिनन है कि ऑयल जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है, तो वो मिक्स ना होने की वजह से क्या करता है, वाटर की सारी सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो वहां भी वैसे ही हुआ कि बहुत सारा ऑयल था, क्योंकि शिप लेकर जा रहा था, तो ऑब्वियस बात है खूब सारा ऑयल था, तो वो ऑयल फट गया और पूरा का पूरा क्या हो गया, वहां पर स्प्रेड हो गया। तो ऐसी कुछ कहानी हुई थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। अब चलिए फटाफट जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने खत्म कर दिया है फैट्स या लिपिड्स को। ठीक है, आपके पास में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को बता दिया गया। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मेशन की ये बनता कैसे है, या फिर आपके पास में क्या पूछा जाएगा, लिपिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसी पूरे टॉपिक के साथ में इस चैप्टर का हो चुका है एंड, पर अभी यहां से वीडियो को बंद करके नहीं जाना है। आपको यह इंफॉर्मेशन यहां देना बहुत जरूरी है हम लोगों को, कि आप लोग अगर अभी तक ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर जाइए, क्योंकि यहां जाने पर आपको क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि सबसे पहले तो कर लो रजिस्टर, और रजिस्टर कर लिया तो यहां पर आपको एक जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वाली चीज है, ये इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां से आपको करना क्या है और आपके फायदे वाली बात क्या है, जरा मैं बताता हूं। जैसे इस इंटरफेस में देख रहे हो आप कि आपको बहुत सारे कोर्सेस यहां पर दिखाई देंगे, तो जस्ट सिंपली जैसे यहां पर क्लास 12th का कोर्स सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इस क्लास 12th के कोर्स में आप जैसे ही यहां पे क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा, जितने भी फैकल्टीज यहां पर क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाते हैं वो सारे एक बार में इस तरह से फ्लैश हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, जिनका भी वीडियो देखना चाहो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां ऐसा वॉच नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने वॉच नाउ पे क्लिक करा, वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो बस इतना ही सिंपल सा है। अब देखिए अगली चीज यह है कि यहां हम लोग कर क्या रहे हैं, तो ध्यान रखिए, हम लोग पहले बनाते हैं फुल चैप्टर वीडियोस को। अभी जो आप ये लेक्चर देख रहे थे ये फुल चैप्टर वीडियोस का था, और जो बायोमोलिक्यूल का फुल चैप्टर वीडियो था उसमें से ये था हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने बात करी थी लिपिड्स के बारे में। एक बार अगर ये फुल चैप्टर वीडियो होगा तो अगला वीडियो हमारे पास में क्या होने वाला है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का। जैसे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके पास में कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा, वन शॉट रिवीजन, और इस वन शॉट रिवीजन के बाद में हम लोग हमारी 100 एमसीक्यू की सीरीज को चलाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस से। क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपका एक तरह से क्विक रिवीजन होता है, फटाफट आप इसको पढ़ लेते हो। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी होती है। तो बस इतना कुछ करना है, और अभी भी अगर वीडियो में बने हुए हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, बिना कुछ सोचे समझे, जल्दी तुरंत 2 लगा के फटाफट से लाइक कर दो। और अगर आप यहां न्यू सब्सक्राइबर हो तो फटाफट से कर दो इसे सब्सक्राइब। साथ ही साथ में जो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन एक रिएजेंट की तरह है, जिसका काम है आप लोगों को एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना। अगर आप चाहते हो कि आप स्टेबल प्रोडक्ट बनो और साथ ही साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके जैसे ही एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए, तो फटाफट आप क्या करोगे, इस वीडियो को करोगे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फिर इसी नोड के साथ में हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर का एंड। मिलते हैं आप लोगों को अब नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए सभी को टाटा एंड बाय बाय।